मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मेरा नाम अनिल नाहटा है और मैं भी इस नाहटा एकेडमी में एक फैकल्टी हूँ। पिछले कुछ सालों से पढ़ा रहा हूँ। अब कितने सालों से जानकर आप क्या करेंगे, इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं अब आपको सेटिस्फाई कर पाता हूँ या नहीं, क्योंकि मेरे कितने भी एक्सपीरियंस हो वो बेकार है यदि मैं आपको अभी सेटिस्फाई न कर पाऊँ, अभी आपको समझा ना पाऊँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको हर चीज को विथ रीजन बताऊं। हर चीज का एक रीजन भी होता है, वो रीजन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, लॉजिक पर जाने की कोशिश करूंगा। तो हमारे इंटरमीडिएट में सिलेबस बहुत वास्ट है, रट कर हम पास हो नहीं सकते। तो पास होने के लिए समझना जरूरी है और समझने के लिए लॉजिक क्लियर होना जरूरी है। और लॉजिक क्लियर तभी होंगे जब मैं आपको बताऊं और आप उसको सीरियसली समझें और वो अपने दिमाग में उनको उतार लें। ठीक है। तो इसमें इस पेपर के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताएंगे बाद में कि पेपर प्रैक्टिकल थियोरिटिकल का ब्लेंड है। एस पार्ट जो इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में थोड़ी थ्योरी थोड़ा प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल होता है और कुछ चैप्टर तो प्योरली न्यूमेरिकल है। अमालगमेशन हुआ, इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन हुआ, बायबैक हुआ, ब्रांच हुआ, ये कई सारे चैप्टर हैं। हाँ, कंसोलिडेशन हुआ, ये सारे चैप्टर प्रैक्टिकल हैं, पर कई सारे एस ब्लेंड है प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल का। तो वो हम अभी मैं आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ वो पूरे सिलेबस को डिस्क्राइब करके। क्या करूंगा मैं कि ये चैप्टर है, ये एस है, जानकर करोगे क्या, नॉलेज कुछ नहीं मिलेगा, मेरी पढ़ाने की स्टाइल आपको पता नहीं पड़ेगी। तो मैं चाहता हूं कि आपने पहले दिन से आपको कुछ पढ़ाना स्टार्ट करूं। तो जैसे मैंने अर्ली बर्ड, जो पिछली फर्स्ट अर्ली बर्ड है, उसमें भी कल से शुरू किया। उसके पहले मनोज ले रहे थे, मनोज का छुट्टी में थे तो मैंने ले लिया। यहां मैं स्टार्ट में ले रहा हूं। तो जो उनको बताया वही आपको बता रहा हूं, ताकि आप बाद में जब आपकी बेच मर्ज होगी तो मुझे जो उनको पढ़ाया वही आपको पढ़ाऊंगा, तो मर्जिंग में आसानी होगी। तो मैं आपको आज ही अभी से बताना चाहता हूं रिगार्डिंग रिगार्डिंग बैलेंस शीट, रिगार्डिंग बैलेंस शीट बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पर है, इसलिए हमें कंपनी पर ही पढ़ना है। बैलेंस शीट ऑफ कंपनी आप जानते हैं ये बैलेंस शीट बनती है एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। शेड्यूल 3 में बताया गया है कि आपको बैलेंस शीट कैसे बनाना चाहिए। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा नॉलेज देना चाहूंगा। शेड्यूल 3 जो है, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, इसके 3 डिवीजन है। शेड्यूल 3 फॉर बैलेंस शीट के 3 डिवीजन है, डिवीजन 1, डिवीजन 2 और डिवीजन 3। डिवीजन 1, डिवीजन 2 और डिवीजन 3। तो डिवीजन 1 कहां लगता है? बैलेंस शीट के 3 फॉर्मेट है। डिवीजन 1 में अलग फॉर्मेट है, डिवीजन 2 में अलग फॉर्मेट है, डिवीजन 3 में अलग फॉर्मेट है। डिवीजन 3 हमारे काम का नहीं है, सिलेबस में नहीं है। ये एप्लीकेबल है एनबीएफसी को। एनबीएफसी को ये फॉर्मेट एप्लीकेबल है। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, जो बैंकिंग का काम करती है पर बैंक नहीं है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है एनबीएफसी। पर जो बैंक का काम करने वाली अदर कंपनीज है, बैंक नहीं है पर बैंक का काम करती है, उन कंपनी को हम बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। वो हमारे सिलेबस में नहीं है, पर उसकी यदि बैलेंस शीट बनाना हो तो डिवीजन 3 में जो फॉर्मेट गिवन है वो हमें फॉलो करना पड़ता है। छोड़ो उसको। अब डिवीजन 2 किसका? डिवीजन 2 और डिवीजन 1 दोनों के फॉर्मेट अलग अलग हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के फॉर्मेट में।
हम कौन सा पढ़ने वाले आपको अभी पता पड़ता है, हम क्या करेंगे वो भी बताता हूं। अब डिवीजन 2 कहां एप्लीकेबल है और डिवीजन 1 कहां एप्लीकेबल है, बात करते हैं। नंबर 1, आप जानते हैं कुछ कंपनी बहुत बड़ी होती है, कुछ छोटी बड़ी कंपनीज होती हैं, और आपको ये भी पता है एक होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एक होता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एस, एस और इंड एस। आपके सिलेबस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब एस है, और जब आप पहुंचेंगे फाइनल में, जो आप जल्दी पहुंच जाओगे, यदि आप थोड़ा सा भी डिवोशन रखो, थोड़ा सा भी आप डिवोटेड हो जाओ, टीचर के हिसाब से चलो, अपना पूरा जो टाइम है इंटरमीडिएट के एग्जाम तक का पूरा टाइम अपनी लाइफ, अपना करियर बनाने में लगा दो, तो आपको फाइनल में पहुंचने में एक अटेम्प्ट से ऊपर नहीं लगेगा। बशर्ते आप डिसाइड कर लो बस कि हमें यही काम करना है और कुछ नहीं, तो इजीली आप फाइनल पहुंच जाओगे। जब फाइनल में पहुंचोगे तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं फिर पढ़ने पड़ेंगे इंड एस, तो आप पढ़ेंगे फाइनल में इंड एस, पर इंटर में पढ़ेंगे एस। एस तो यहां पर अब छोटी मोटी कंपनीज पर एस लगता है, बड़ी कंपनी पर इंड एस लगता है। अब छोटी बड़ी का क्या गणित है। नंबर 1, हम जब पढ़ ही रहे हैं तो बेटा आपने कभी जनरल नॉलेज की सुना होगा, नॉलेज में कभी आपको नॉलेज होगा, लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी, समझते हैं, लिस्टेड और अनलिस्टेड। देखिए, क्या शेयर का कोई मार्केट होता है अलग से कि जहां आप खरीद जैसे हम चाहें कि भोपाल में कोई मार्केट है जहां पर शेयर खरीद सकते हैं? नो, ऐसा कोई मार्केट भोपाल में, इंदौर में बोले तो नहीं है, मुंबई बोले तो ऐसा मार्केट नहीं है कि जाओ दुकान पर शेयर खरीद लो और दुकान पर शेयर बेच दो। कोई दुकानें नहीं होती, कोई शोरूम नहीं होते जहां पर शेयर की खरीदी बिक्री होती हो। तो फिर शेयर की खरीदी बिक्री कैसे होती है, कहां होती है, कौन करता है, कौन करवाता है? तो यू नो, ऑथोराइज्ड स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, जैसे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है ना, बीएसई, मुंबई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब बीएसई, एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये है ऑथोराइज्ड ट्रेडिंग सेंटर, जहां पर शेयर्स की ट्रेडिंग होती है और वो शेयर ट्रेडिंग के लिए ऑथोराइज्ड है। मान लीजिए मिस्टर कपूर हैं, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऑथोराइज्ड ब्रोकर हैं, उनके पास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कार्ड है, तो अब वो क्या हो गए, उनके पास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कार्ड है। तो यदि आपको शेयर खरीदना है कोई किसी कंपनी के, तो क्या करो, मिस्टर कपूर से कांटेक्ट करो, वो आपको शेयर खरीद के देंगे। आपको शेयर बेचना है तो मिस्टर कपूर के थ्रू शेयर बिकवा दो। तो ये शेयर की डीलिंग कहां होगी, स्टॉक एक्सचेंज में। तो यू नो व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर शेयर की परचेज सेल के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन अथॉराइज्ड है उसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, पहले इंदौर में भी हुआ करता था, एमपी स्टॉक एक्सचेंज भी होता था, अब उसका क्या अस्तित्व है पता नहीं, पर होता था, एमपी स्टॉक एक्सचेंज होता था। और मैंने खुद ने वो स्टॉक एक्सचेंज में काम होते हुए देखा है, ये राजधानी भवन में होता था, मैं खुद वहां पर देखा था कि किस तरह से डीलिंग होती है। एक सारे ब्रोकर इकट्ठा होते थे वहां पर, इकट्ठा खड़े होकर, एक जैसा हॉल है, यहाँ पर सारे ब्रोकर खरीदना बेचने का काम करते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है, लेकिन अब तो सब ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन ही परचेज होती है, ऑनलाइन ही सेल होती है। पर ठीक है, तो अब मेरी कंपनी, यदि मेरी कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, आप समझते हैं प्राइवेट लिमिटेड, और एक होती है पब्लिक कंपनी और एक होती है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के शेयर प्राइवेटली ट्रांसफर होते हैं, उसका स्टॉक एक्सचेंज में डीलिंग नहीं होता। यदि मेरे पास मेरी एक्स लिमिटेड है प्राइवेट कंपनी, तो मुझे यदि शेयर बेचना है तो मुझे पूछना पड़ेगा कि भाई आपको खरीदना है क्या, आपको खरीदना है क्या, आपको, तो ही मैं बेच पाऊंगा। ग्राहक ढूंढना पड़ेगा खरीदने के लिए, बेचने के लिए भी मुझे बेचना है तो बेचने के लिए ग्राहक ढूंढो, खरीदना है। तो ऐसे प्राइवेट कंपनी के शेयर पब्लिकली डील नहीं होते, वो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड भी नहीं होते, वो स्टॉक एक्सचेंज में कोटेड नहीं होते। तो प्राइवेट कंपनी के शेयर प्राइवेटली खरीदे बेचे जाते हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी भी आप समझते हैं, पब्लिक कंपनी डिफरेंट होती है फ्रॉम प्राइवेट कंपनी। आई होप आप समझते हैं व्हाट इज पब्लिक कंपनी। अब जो पब्लिक कंपनी है वो दो तरह की होती है। पब्लिक कंपनी में आपको पता है शेयर होल्डर 1000 हो सकते हैं,
200 300 400 400 शेयर होल्डर हैं, तो कौन सी कंपनी है ये? क्या 400 लोगों की प्राइवेट कंपनी बन सकती है? तो कौन सी कंपनी होगी? पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी दो तरह की होती है, लिस्टेड और अनलिस्टेड। यदि कोई पब्लिक कंपनी में 400 शेयर होल्डर हैं, उन्होंने अपने शेयर्स को मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवा लिया, तो वो कंपनी क्या हो गई? लिस्टेड कंपनी। और यदि उसने स्टॉक एक्सचेंज में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो वो कंपनी क्या हुई? अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है, तो यहां पर डिवीजन 1 एप्लीकेबल ऑन companies governed by as or company on which Ind AS is applicable। जो कंपनी एस में गवर्न है उस पर क्या लगेगा? डिवीजन 1। और जो कंपनी इंड एस में कवर्ड है उस पर क्या लगेगा? डिवीजन 2। जो कंपनी पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है वो डिवीजन 1 के फॉर्मेट से बैलेंस शीट बनाएगी, और जो कंपनी इंड जिन कंपनीज पर इंड एस लगता है वो कंपनी डिवीजन 2 वाला फॉर्मेट यूज करेगी। एस और इंड एस। एस मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एस मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब देखिए, लिखिए, नोटेड नोटेड। ठीक है, अब देखिए, अब एस किस पे लगता है, इंड एस किस पे लगता है? अब यहां पर एस और इंड एस, एस किस पे लगता है? ये वैसे मेरा मैटर नहीं है, ये एस जो पढ़ाएगा उनका मैटर, जस्ट फॉर ए नॉलेज। ऑल लिस्टेड कंपनीज, ऑल लिस्टेड कंपनीज, ऑल लिस्टेड कंपनीज पर क्या लगता है? इंड एस लगता है। जो भी लिस्टेड कंपनी है उन पर लगेगा इंड एस। अब बची कौन सी? अनलिस्टेड। अनलिस्टेड में भी अनलिस्टेड कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ 250 करोड़ और मोर। अनलिस्टेड कंपनी भी पर भी लगता है यदि उनकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा नेटवर्थ है, मतलब बड़ी कंपनी है, नेटवर्थ 250 करोड़ है, 300 करोड़ है। नेटवर्थ मतलब उसकी संपत्तियां, उसकी असेट्स, लेस लाइबिलिटी मतलब नेटवर्थ। यदि उसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है तो उस पर क्या लगेगा? इंड एस। लेकिन यदि अनलिस्टेड कंपनी है, हैविंग नेटवर्थ लेस देन 250 करोड़, जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है उस पर, वो अनलिस्टेड कंपनी जो जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है उन पर लगता है एस। अब चलो इतना तो आप बस लिख के रख लो, आपको अभी लोड देने की जरूरत नहीं। अब हम इंटरमीडिएट में ये पढ़ने वाले हैं। इन इंटरमीडिएट क्या पढ़ेंगे? ये है इंटरमीडिएट, सिलेबस में है ये, और ये फाइनल के सिलेबस में है। तो हमें इंटरमीडिएट पढ़ना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? फॉर्मेट गिवन इन डिवीजन
1 ऑफ द शेड्यूल 3, डिवीजन 1, जो शेड्यूल 3 का डिवीजन 1 है, उसमें जो फॉर्मेट दिया है उससे हम बनाएंगे बैलेंस शीट, क्योंकि हम जो पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिस पर एप्लीकेबल है वो डिवीजन 1 से कवर होती है। तो ठीक है, अब आगे अब मैं आपको बताऊं कि डिवीजन 1 और 2 में फर्क क्या है। मैं आपको बताऊं, क्या बैलेंस शीट का फॉर्मेट थोड़ा बहुत जानते हैं आप लोग? क्या बैलेंस शीट का फॉर्मेट थोड़ा बहुत पता है? पढ़ा है? कहां पढ़ा है? फाउंडेशन में 12th में था क्या? था ना थोड़ा बहुत? बेटा मैं आपको रफली बता रहा हूँ, इसको नोट मत करना है, अभी नोट करना भी हो तो फॉर्मेट आप नोट कर भी सकते हो चाहो तो। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, डिवीजन 1 में क्या होता है बेटा? डिवीजन 1 में इक्विटी एंड लाइबिलिटी आती है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी बैलेंस शीट की एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या होती है बेटा? असेट्स होती है। और डिवीजन 2 में क्या फर्क आता है? इसमें असेट ऊपर होती है और इक्विटी लाइबिलिटी यहां होती है। ये फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है बेटा, ये छोटा मोटा नहीं है। डिवीजन 1 में जो हम इंटर में पढ़ेंगे उसमें इक्विटी एंड लाइबिलिटी आती है और असेट बाद में आती है, लेकिन डिवीजन 2 वाली बैलेंस शीट में असेट ऊपर आती है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी नीचे आती है। ये एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है दोनों के फॉर्मेट में। पर हमें क्या पढ़ना है? डिवीजन 1 का फॉर्मेट, मतलब हमारे लिए लेफ्ट हैंड वाला फॉर्मेट एप्लीकेबल है। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है? डिवीजन 1 से पढ़ना है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं शुरू करता हूं। आप लिखते हैं फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, ये फॉर्मेट एज पर शेड्यूल 3। सबसे पहले बेटा आता है बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, बैलेंस शीट ऑफ जो भी कंपनी का नाम है। इसके बाद क्या लिखता हूं नीचे? यहां क्या आता है बेटा? इसके नीचे क्या लिखा जाएगा? बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, उसके नीचे क्या लिखूं? यहां यहां एज एज ऑन ना। देखिए बेटा, मैं आपको इसमें क्या होता है वो भी बताऊंगा, क्यों होता है वो भी बताऊंगा। पहली बात तो एज ऑन यदि आप लिखेंगे ना तो आपका एक नंबर वो कट कर लेगा, क्योंकि एज ऑन शायद 6 साल 5 6 साल 8 साल पता नहीं कितने साल से ये वर्ड हट चुका है। यही हमारी एजुकेशन सिस्टम का ड्रॉबैक है। आपको 6 साल पहले 8 साल पहले जो चीज़ चेंज हो चुकी, आपको अभी भी गलत पढ़ाई गई, किताबों में गलत है। ये हमारे सिस्टम का ड्रॉबैक है। जो चीज़ अमेंडमेंट हुआ तो अमेंडमेंट जस्ट नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल होना चाहिए, एज ऑन नहीं, एज 31 मार्च 2024। तो एज ऑन वर्ड रिप्लेस हो चुका है बाय वर्ड एज एट, तो एज ऑन गलत है। अब एक तो मैंने आपको बता दिया कि एज एट यूज करना है, और एक मैं इसका रीजन बताऊं। रीजन सुनना दर्दनाक होता है, टफ होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, आपके दिमाग को लोड देना पड़ता है। तो मैं पूछ कर बताता हूं, जरूरत है तो बताऊं, नहीं तो नहीं बताऊं। एज ऑन देखिए, नंबर 1, आप बर्थ टाइम सेलिब्रेट करते हैं या बर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं? जैसे आपका बर्थडे, आपका टाइम, आप इस धरती पर आए हैं दोपहर में 2:22 पर, आपका जन्म हुआ है दोपहर में 2:22। तो क्या आप अपना बर्थडे केक 2:22 पे काटते हैं या दिन में कभी भी? आपका बर्थडे सेलिब्रेशन रात को 12 बजे से शुरू होता है। आपको जो बर्थडे बम पड़ते हैं, मुक्के पड़ते हैं, हॉस्टल में है तो पढ़ते होंगे, नहीं तो आपको आदत अभी पता नहीं होगा, पर बर्थडे बम पड़े होंगे। कब पढ़ना शुरू होते हैं? रात को
12 बजे से शुरू होकर के अगले रात की 12 बजे तक आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं कि बर्थ टाइम। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बर्थ डे एंड बर्थ टाइम। बर्थ डे पूरे दिन चलता है और बर्थ टाइम कोई पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम होता है। आप बर्थ टाइम और बर्थ डे में फर्क समझते हैं। बैलेंस शीट पूरे साल, ये बैलेंस शीट कब की बन रही है? पूरे साल भर की या पर्टिकुलर? बोलो, ये बैलेंस शीट पूरे साल भर की है या किसी पर्टिकुलर पर्टिकुलर डेट की? पीएनएल जो बनता है वो फॉर द ईयर बनता है, फॉर द ईयर, लेकिन बैलेंस शीट फॉर द ईयर नहीं होती, वो 31 मार्च 24। बोलो, बैलेंस शीट पूरे साल भर की नहीं है तो फिर कब की है? आप बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, आप बोलना चाहिए, बोलो ये बैलेंस शीट कब की है? ऑनलाइन, ऑनलाइन में वर्णी का सक्सेना ने जवाब दिया, निशांत खान ने निशांत खान ने जवाब दिया पर्टिकुलर डे, वर्णिका ने जवाब दिया, सक्सेना ने डे। ऑनलाइन वाले और भी मैदान में आओ, ऑनलाइन वाले और भी आओ मैदान में। पर्टिकुलर डे हो गया, डे हो गया, आप लोग क्या बोलते हैं? ये बैलेंस शीट कब की है? पर्टिकुलर डे की, करेक्ट, पर्टिकुलर डे की। श्रेयांश डाका भी बोल रहा है, लक्ष्य गुप्ता भी पर्टिकुलर डे बोल रहा है। अब तो लाइन लगी है ऑनलाइन में पर्टिकुलर डे बोलने की, ठीक है। वो बैलेंस शीट, अब मेरी बात सुनना, बैलेंस शीट पर्टिकुलर डे की है या उस डे के भी किसी पर्टिकुलर टाइम की? पूरे दिन की बैलेंस शीट है या दिन के किसी पर्टिकुलर टाइम की? पर्टिकुलर टाइम की। यदि एक ट्रेडिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग कंपनी है जो ट्रेडिंग करती है, वो शाम को 6 बजे बंद हो जाती है, उसका सारा 6 बजे बंद हो गया, तो बताओ बैंक बैलेंस वो सुबह 31 मार्च की सुबह का लेगा या दिन का लेगा या दिन भर का लेगा, या 31 मार्च की शाम को 6 बजे जो बैंक बैलेंस वो लेगा? शाम को 6 बजे। गले में कैश सुबह कुछ और थी, दिन भर कुछ और रही, 31 मार्च की शाम को जो कुछ और है, कौन सी कैश इन हैंड लिखेगा? शाम की 6 बजे की। तो यहां पर बैलेंस शीट किस दिन की बनाई जाती है? 31 मार्च के दिन की नहीं, डे की नहीं, पर्टिकुलर डे की नहीं, पर्टिकुलर डे के किसी टाइम स्लॉट, टाइम की। यदि कोई रेस्टोरेंट है तो रात को 11 बजे क्लोज होता है, 11 बजे रेस्टोरेंट क्लोज होता है, तो वहां कैश 31 मार्च की रात को, तो उसकी बैलेंस शीट कब की बनेगी? वो कंपनी है, एक रेस्टोरेंट है कंपनी के अंदर, तो वो कैश कब लिखेगा? 31 मार्च की कैश किस दिन की लिखेगी? शाम को 6 बजे की या रात को 11 बजे की? 11 बजे की कैश लिखेगा वो रेस्टोरेंट। तो बैलेंस शीट कब की बन रही है? बैंक बैलेंस भी कब का लिखेगा? शाम को 6 बजे का या 11 बजे का? क्योंकि पेमेंट बैंक से एटीएम वो डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट भी आए होंगे, तो बैंक बैलेंस कौन सा लिखेगा वो? रात को 11 बजे का या 6 बजे का? 11 बजे का। तो इवन बैलेंस शीट फिर कब बन रही है? पूरे दिन की या दिन के किसी टाइम की? दिन के किसी टाइम की। तो एज ऑन मतलब पूरा दिन, और एज एट मतलब पर्टिकुलर टाइम। एज ऑन 31 मार्च मतलब 31 मार्च का दिन, एज ऑन मतलब दिन होता है। तो बैलेंस शीट मतलब आप सोचिए, सैकड़ों सालों से हम एज ऑन वर्ड यूज करते आ रहे हैं, मतलब सैकड़ों सालों से हम ये गलती करते आ रहे हैं कि हम बैलेंस शीट पूरे दिन की लिखते रहे, बैलेंस शीट इस दिन की है, बैलेंस शीट उस दिन की नहीं, दिन के किसी पर्टिकुलर टाइम की है। तो अब आप मुझे बताइए, एज ऑन वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट है या एज एट? इसलिए आपको भूल कर भी एज ऑन वर्ड नहीं लिखना है। अब आप बैलेंस शीट में हमेशा एज एट वर्ड यूज करेंगे और वही सही है। शुड वी गो अहेड या और समझाऊं? मैं चीजों को कोशिश करता हूं जब तक समझ में ना आया समझाऊं, पर मैं आपका टाइम बर्बाद भी नहीं करूंगा। समझ में आ गया तो बिल्कुल आगे बढ़े। ऑनलाइन गॉट इट? ऑनलाइन जल्दी से जवाब दो। लक्ष्य, परिधि, श्रेयांश, रोहित, निशत, खन, ओके बेटा। संभव, संभवी, खुशी, वर्णिका, ओके बेटा, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, थैंक यू। बस तो ठीक है, इसलिए मैंने आपको, मैं हर चीज को बताऊंगा माइन्यूटली विथ रीजन, ठीक है। यहां तक तुम आ गए। अब यहां पर लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां लिखेंगे नोट नंबर, और यहां लिखेंगे
प्रीवियस ईयर और एक करंट ईयर। यहां रुपीस या रुपीस, ये हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। पर्टिकुलर नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। ओके, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। बेटा बैलेंस शीट पब्लिक के लिए होती है, शेयर होल्डर के लिए होती है। जो जैसे मैं एक्स लिमिटेड हूं, तो ये और आप मेरी कंपनी के शेयर होल्डर, तो बैलेंस शीट आप देखोगे नहीं देखोगे कि आपकी कंपनी किस दशा में है, तो कैसे पता पड़ेगी? बैलेंस शीट देखकर। लेकिन एक नया व्यक्ति जो हमारी कंपनी में इक्विटी शेयर नहीं है, पर वो फ्यूचर में कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदना चाहता है, वो भी तो जानना चाहेगा कि कंपनी की दशा क्या है, बैलेंस शीट कैसी है। एक सप्लायर जो उधार माल बेचता है, वो देखना चाहेगा कि कंपनी की फाइनेंशियल वर्थ क्या है, उसको उधार माल बेचूं या ना बेचूं। एक बैंकर जो उधार देना चाहता है, लोन देना चाहता है, वो भी देखेगा बैलेंस शीट, कंपनी की वर्थ क्या है। तो ये बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अब डेटा सिर्फ करंट ईयर का लिया जाए या प्रीवियस ईयर का भी देना चाहिए? प्रीवियस ईयर का डेटा देने से क्या होता है? व्यक्ति जज कर सकता है कि कंपनी में ग्रोथ हो रही है या कंपनी में डिक्लाइन हो रही है, या कंपनी की इंप्रूवमेंट आ रहा है या कंपनी में दशा बिगड़ रही है। प्रीवियस ईयर से करंट ईयर का डेटा कंपेयर करेंगे तो हम ज्यादा अच्छा सा डिसीजन, ज्यादा अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। इसलिए शेड्यूल 3 ने ये कंपलसरी किया है कि कंपनी को अपने करंट ईयर के साथ साथ प्रीवियस ईयर डेटा भी देना पड़ेगा, ताकि इस बैलेंस शीट के यूजर, रीडर कंपेरेटिव एनालिसिस कर पाए। गॉट इट? प्रीवियस ईयर फिगर क्यों देते, समझ में आ गया? ताकि लोग इसका प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन कर ले कि भाई कंपनी में क्या मतलब ग्रोथ हो रही है या कंपनी में डिक्लाइन है, और फिर जज कर ले। तो प्रीवियस ईयर फिगर एग्जाम में आपको नहीं देना पड़ेगा, एग्जाम में तो आपको करंट ईयर फिगर ही आएगा। अब मैं बैलेंस शीट क्यों बता रहा हूं आपको? सबसे पहले रीजन है, बैलेंस शीट आपको बता दूं कि बैलेंस शीट का यूज इतना 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 ज्यादा है कि मैं इसके मीनिंग, इसकी वैल्यू को, इसके इंपॉर्टेंस को मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। क्योंकि एग्जाम में कई सारे चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आपको बैलेंस शीट पूछते हैं। जैसे एक अमालगमेशन चैप्टर है, उसमें क्या होगा, ए और बी कंपनी अमालगमेट हो रही है, फिर बोलेंगे बनाओ बैलेंस शीट आफ्टर अमालगमेशन, तो वहां पूछते हैं बैलेंस शीट। फिर एक चैप्टर ही अलग से है कि आप एक्स कंपनी की बैलेंस शीट बनाओ, ये अलग ही चैप्टर है, एग्जाम में आता भी है। दूसरा, तीसरा रिकॉन्स्ट्रक्शन इंटरनल, उसके बाद की बैलेंस शीट पूछते हैं, तीसरा चैप्टर। बायबैक की बात की बैलेंस शीट पूछते हैं, चौथा चैप्टर। होल्डिंग के अंदर बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, पांचवा चैप्टर। मतलब 5 चैप्टर तो है मिनिमम, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, जिसमें आपको किसी कंपनी की बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्लियर होना जरूरी है, बैलेंस शीट पर आपकी कमांड जरूरी है, बैलेंस शीट पर आपकी फ्लुएंसी जरूरी है, बैलेंस शीट पर आपका एक्सपर्टाइज होना चाहिए। यदि एग्जाम में 3 बैलेंस शीट आ गई तो डिफिकल्ट हो जाता है 3 बैलेंस शीट को मैनेज करना विद फॉर्मेट, विद वर्किंग नोट, विद कमेंट एंड विद शेड्यूल। तो उस केस में आपका बैलेंस शीट पर एक्सपर्टाइज जरूरी है, इसलिए मैं सबसे पहले आपको बैलेंस शीट ही ले रहा हूं। ठीक है, तो अब ये तो मैंने आपको बता दिया प्रीवियस ईयर, करंट ईयर का मीनिंग क्या है। अब सबसे पहले यहां पर, अच्छा, जिसको आप कहते थे शेड्यूल नंबर, उसको अब क्या बोलते हैं लोग? नोट नंबर। पहले क्या बोलते थे हम? शेड्यूल। उन्होंने वर्ड यूज किया, क्या है? नोट वर्ड यूज किया, बात एक ही है। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले आता है क्या? इक्विटी एंड लायबिलिटी आता है। इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये आपका बेटा मेजर हेड है। मेजर हेड ब्रॉड हेड है, ये मेजर हेड है। इक्विटी एंड लायबिलिटी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी मीन्स ऑनर्स फंड और लायबिलिटी मीन्स आउटसाइडर फंड। इक्विटी मीन्स मालिक, कंपनी के मालिक जो हैं उनका फंड, और लायबिलिटी मीन्स जो कंपनी के बाहरी लोग हैं, बाहरी व्यक्ति हैं, उनका फंड। तो कंपनी में कितना ऑनर्स फंड है वो भी इसी में आता है, और कितना एक्सटर्नल फंड है, कितना आउटसाइडर फंड है, वो भी यहां आता है। देखिए पुराने बैलेंस शीट कितनी गलत थी, आपको पता है। ये बैलेंस शीट पहले से बनती थी, बैलेंस शीट टी फॉर्म,
ये पुरानी बिल्डिंग को क्या बोलते थे? टी फॉर्म, है ना, टी जैसा बना है। आपको पता है यहाँ पर क्या लिखते थे? इधर क्या लिखते थे? इधर इसी में शेयर कैपिटल आती थी, इसी में रिजर्व सरप्लस आता था, इसी में डिवेंचर आते थे, इसी में क्रेडिट आते थे। तो पुरानी बैलेंस शीट जो थी टी फॉर्म वाली, वो तो हॉरिबल, हॉरिबल मतलब बहुत ही भयानक रूप से गलत थी। क्या ये कंपनी की लाइबिलिटी है? फॉर एग्जांपल समझो, आपने एक धंधा चालू किया, बिजनेस चालू किया, उसमें आपने 30 लाख लगाए, 30 लाख बाहर से लगाए और 50 लाख आपने लोन लेके लगाए। 30 लाख खुद के लगाए, 50 लाख लोन लेके लगाए। अब आपसे कोई पूछे बताओ आपकी लाइबिलिटी कितनी, तो क्या कहोगे? आप लाइबिलिटी कितने कहोगे? क्या 30 लाख आपकी लाइबिलिटी है? क्या 30 लाख आपको वापस करना है किसी को? वो तो खुद के ही हैं, खुद की मनी वापस करने का कोई बर्डन नहीं होता। तो लाइबिलिटी किसको कहते हैं? जो हमें किसी को ड्यू डेट पर पे करनी है। क्या कैपिटल आपको किसी डेट पर पे करनी है क्या? तो कैपिटल इज नॉट ए लाइबिलिटी एट ऑल। कैपिटल लाइबिलिटी, तो पुराने जमाने में इसको भी लाइबिलिटी बोलते थे, क्योंकि आपने लाइबिलिटी में इसको भी ले लिया, इसको भी ले लिया। तो ये लाइबिलिटी है, डेफिनेटली डिवेंचर इज ए लाइबिलिटी, क्रेडिटर इज ए लाइबिलिटी, बट ये लाइबिलिटी नहीं। रिजर्व सरप्लस, कंपनी में प्रॉफिट है, ये भी कंपनी की लाइबिलिटी थोड़ा होती थी। तो ये पुराना फॉर्मेट गलत था, ये इसको भी लाइबिलिटी बोलता था, जबकि ये लाइबिलिटी नहीं है। तो नए फॉर्मेट में अब क्या बोला गया? इसको लाइबिलिटी नहीं बोला, बल्कि क्या बोला? इक्विटी एंड, मतलब जिसको हम लाइबिलिटी साइड बोला करते थे, उसका नाम अब क्या हो गया? इक्विटी एंड लाइबिलिटी। तो हम इसमें इक्विटी भी लेंगे और लाइबिलिटी भी लेंगे, करेक्ट? तो यहां पर इक्विटी लाइबिलिटी दोनों आने वाली है। हाँ बेटा हाँ आपने सही बोला, रोशनी लोढ़ी ने, कि वो 50 लाख लाइबिलिटी है। वर्णिका ने भी सही बोला कि लाइबिलिटी 50 से 30 को हम लाइबिलिटी, जो हमने खुद ने पैसा लगा रखा है वो हमें किसी को पे थोड़ा करना है, वो तो हमारा कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये है। इसमें आता है नंबर ए, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड मतलब शेयर होल्डर यानी कंपनी के जो मालिक हैं, ऑनर फंड, उसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर फंड, मतलब ऑनर्स फंड। इसमें दो चीज होती है, शेयर कैपिटल, वो चाहे इक्विटी हो चाहे, इसके लिए नोट नंबर 1 बनता है, नोट 1, या इसको इसको बंद कर देते हैं, इसको ऐसा कर देते हैं, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 काहे के लिए? फॉर शेयर कैपिटल। इक्विटी कैपिटल भी इसी में आती है, प्रेफरेंस कैपिटल भी इसमें आती है, और फिर इसमें आता है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। नोट नंबर 2, शेयर कैपिटल में इक्विटी कितनी है, प्रेफरेंस कितनी है, अथॉराइज कितनी है, इशूड कितनी है, वो सब हम दिखाएंगे नोट नंबर 1 में। और रिजर्व सरप्लस में कौन कौन से हैं वो दिखाएंगे नोट नंबर 2 में, और इसका टोटल यहां पर ले लेंगे हम। ये है ऑनर्स फंड, ये है शेयर फंड। जैसे कि आपने एक बिजनेस में 30 लाख लगाया, तो वो आपकी कैपिटल है, और कंपनी को 30 लाख जिसमें आपने लगाया, उसमें 5 लाख का प्रॉफिट भी हुआ। वो प्रॉफिट आप ही का है कि किसी और का? आप कंपनी के, आप उस बिजनेस के ऑनर हैं, आपने उसमें 30 लाख लगाया, तो 30 लाख तो आपका है। 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, वो किसका है? आप ही का, तो वो भी किसका है? ऑनर का। तो 5 लाख जो कमाया, वो भी तो बिजनेस में पड़ा है। तो बिजनेस में आपका कितना पैसा लग चुका है? 30 लाख आपने लगाया था, और 5 लाख का प्रॉफिट जो आपका है, वो भी आपने कहां लगा रखा है? अभी बिजनेस में लगा रखा है, वो अभी बिजनेस में है, आपने अभी तो उसको विड्रॉ नहीं किया, तो वो भी तो आपका कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो भी तो आपने लगा रखा है। तो आपकी पूंजी कितनी हो गई वहां? 30 लाख प्लस 5 लाख, तो 30 लाख आपकी शेयर कैपिटल, 5 लाख रिजर्व सरप्लस। तो रिजर्व सरप्लस इज आल्सो पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड, इज आल्सो पार्ट ऑफ ऑनर्स फंड। इज इट ओके? मेरी स्पीड फास्ट तो नहीं है, मैं स्लो भी नहीं चाहता हूं, इतना स्लो नहीं, आप इंटरमीडिएट लेवल पे है। यदि मैं आपको ऐसे बिल्कुल बच्चों जैसा पढ़ाऊंगा ना, तो फिर आपका ग्रोथ कभी नहीं हो पाएगा, आपका लेवल बढ़ नहीं पाएगा। लेवल तभी बढ़ेगा जब मैं लेवल बढ़ाने की कोशिश करूं, स्पीड भी हो, लेवल भी हो, सब चीज होना चाहिए। ठीक, अच्छा, अब यहां पर मैं एक बी चीज लिखता हूं, और सी,
यहां पर लिखूंगा आप नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, और फिर डी में आनी है करंट लाइबिलिटी, डी में आनी है करंट लाइबिलिटी। ये ऊपर शेयर फंड है। अब यहां पर एक बेटा नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी विद इन ए ईयर पेबल है, जल्दी ही पेबल है, उसको क्या बोलते हैं? करंट लाइबिलिटी। और जो लाइबिलिटी आफ्टर ए ईयर, एक साल बाद पेबल है, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी। तो जो लाइबिलिटी जल्दी ही पेबल है वो करंट लाइबिलिटी, और जो लाइबिलिटी लॉन्गर पीरियड में पेबल है, लंबे समय बाद पेबल है, उसको हम बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। कौन सी शॉर्ट टर्म है? करंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म है, और वो नॉन करंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म है। करेक्ट, ये है लॉन्ग टर्म और ये है शॉर्ट टर्म। ये आप समझते हैं। ये है लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो हमें कहीं पे करना है, और ये है इक्विटी जो हमें पे नहीं करना है। इसको पे करने का ऑब्लिगेशन नहीं है, इसको पे करना कंपलसरी नहीं है, इसको पे करना कोई कंपलसरी नहीं कि पे करना ही है, इसकी डेट आ गई अब तो पे करना पड़ेगा, लेकिन इसको तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पे करना पड़ेगा। ये आपका एक ऑब्लिगेशन है, ये आपकी लाइबिलिटी है। तो ये है लाइबिलिटी, बट ये लाइबिलिटी नहीं, ये इक्विटी है। तो इक्विटी और लाइबिलिटी में फर्क होता है। ये है लाइबिलिटी और ये है इक्विटी। गॉट इट? कोई भी डाउट हो तो पूछो, खुलकर पूछो, एनी डाउट? लेकिन बीच में मैंने जगह छोड़ी हुई है, एक ऐसी चीज हम यहां लिखने वाले हैं जो न इक्विटी है और न ही वो लाइबिलिटी है। जो आज की डेट में, अभी की डेट में बैलेंस शीट डेट को न तो इक्विटी है और न वो लाइबिलिटी है। इक्विटी मीन्स ऑनर्स फंड, लाइबिलिटी मीन्स आउटसाइडर्स फंड, आउटसाइडर ऑब्लिगेशन। अब क्या है ऐसी चीज जो न इक्विटी है न लाइबिलिटी है? बोलिए। यस, बिल्कुल सही बोला आपने। शेयर एप्लीकेशन मनी, यस, वेरी गुड। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यस। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यस। निशत खान ने भी यही बताया, वेरी गुड। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट। अब देखिए, हम समझते हैं एग्जांपल से। आप इस कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर हैं, आप इस कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर हैं, आप मैं कंपनी का अकाउंटेंट, आप मेरी लिस्ट में शामिल हैं एज ए इक्विटी शेयर होल्डर। तो आपने जो मुझे मनी दी है वो मैंने कहा लिख रखी है? शेयर कैपिटल में, क्योंकि आप कंपनी के ऑनर है, आपका फंड ऑनर्स फंड है, ठीक है। तो वो आ गया आपका शेयर कैपिटल में। और एक व्यक्ति और बाहर खड़ा है, गेट के बाहर, उसने मनी लाके यहां रख दी मेरे पास कि मुझे शेयर अलॉट करो। मनी मेरे पास रखी हुई है बैंक में उसकी, पर मैंने उसको भी शेयर अलॉट नहीं किए हैं। अभी अलॉटमेंट का वर्क पेंडिंग है, अभी अलॉटमेंट होना बाकी है, होगा पर अभी नहीं हुआ। तो वो जो दरवाजे के बाहर खड़ा है व्यक्ति, मनी देकर मुझे, उसकी मनी मैंने बैंक में रख रखी है, तो वो है एप्लीकेशन मनी, वो है शेयर एप्लीकेशन मनी। क्या वो कंपनी का ऑनर बन चुका? क्या वो कंपनी का इक्विटी शेयर बन चुका? क्या उसकी मनी को मैं अभी कैपिटल मान लूं, ऑनर्स फंड? क्या वो ऑनर है? नहीं है, तो वो कैपिटल उसकी ऑनर फंड में नहीं है। वो अभी कंपनी का ऑनर कहां बना? शेयर होल्डर ही नहीं है, मैंने उसको अलॉटमेंट नहीं दिया, तो वो मेरा कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर नहीं है, मतलब वो अभी ऑनर नहीं है, तो वो ऑनर। अच्छा, क्या वो मेरी लाइबिलिटी है? क्या मुझे उसको पे करना है? पे भी नहीं करना है, क्योंकि वो तो मनी
दे चुका, यदि उसको मैंने शेयर अलॉट कर दिए तो वो मालिक बन जाएगा, और फिर उसकी कैपिटल हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक हो गई। कंपनी जब वाइंड अप होगी, बंद होगी, तब मैं उसकी कैपिटल वापस करूंगा। तो अभी तो मुझे उसको वापस, तो ना वो मेरी लाइबिलिटी है ना वो मेरी कैपिटल है। समझ में आया? क्या वो मेरी कैपिटल है? बोलिए। जब तक कैपिटल नहीं है, जब तक उसको शेयर अलॉट ना हो जाए, वो कैपिटल में कंसिडर नहीं करूंगा। जस्ट एडवांस मनी है जो मुझे उसने दे रखी है। जिस दिन वो मैं उसको शेयर अलॉट कर दूंगा, उसकी मनी मेरी कैपिटल में आ जाएगी, तब वो ऑनर फंड होगा, तब वो इक्विटी होगी। अभी वो इक्विटी नहीं है, इक्विटी भी नहीं है पर लाइबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि मुझे उसको मनी वापस नहीं करनी है, बल्कि उसके बदले में उसे शेयर्स अलॉट करने हैं। तो इट इज नाइदर इक्विटी नॉर लाइबिलिटी। तो उनको दोनों को बीच में रख दिया जाता है। टेम्पररी फेस है, जल्दी ही या तो वो इक्विटी में आ जाएगा, नहीं तो लाइबिलिटी में आ जाएगा। पर तब तक कहां रहेगा वो? दोनों के बीच में रहेगा। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट। गॉट इट? समझ में आया क्या? ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन, इफ देर इज, इट इज, ये बात कब क्यों हुई बेटा? आफ्टर अलॉटमेंट। अच्छा, ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो यदि ओवर सब्सक्रिप्शन है तो उसको तो मैंने फिर करंट लाइबिलिटी में रख दिया होगा। यदि मनी मुझे मिलनी थी, हाँ ये बात जरूर है कि अभी ओवर सब्सक्रिप्शन है, पर कौन मेरा शेयर होल्डर है कौन शेयर होल्डर नहीं अभी तय, तब तक तो मनी यही रहेगी। जिस दिन मैंने, जैसे मेरे पास 50 लोग बाहर खड़े हैं पैसा देकर, तो वो मेरे क्या है अभी? एप्लीकेंट। वो है एप्लीकेंट, वो अभी शेयर होल्डर नहीं है। पर मैंने बाद में उसमें से 40 लोग को शेयर आउट कर दिए, 10 को नहीं किए, तो वो क्या हो गए? 40 क्या बन गए? इक्विटी शेयर होल्डर। उनकी मनी कहां गई? शेयर केवल में। लेकिन 10 को मैंने अलॉटमेंट नहीं दिया, तो अब मुझे उनको मनी वापस करना है। वो है रिफंड ड्यू, वो है रिफंडेबल अमाउंट। वो कहां आएगा? करंट लाइबिलिटी में आएगा, क्योंकि मुझे विद इन ईयर उनकी मनी उनको वापस करना है। तो वो कहां जाएगा? मतलब जिस दिन अलॉटमेंट होगा, या तो इस पार या उस पार। अलॉटमेंट हो गया तो शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट नहीं हुआ तो करंट लाइबिलिटी। उस दिन फैसला हो जाएगा। लेकिन जब तक अलॉटमेंट ना हो, तब तक न वो कैपिटल है न वो लाइबिलिटी है, इसलिए उसको तब तक इसी में रखेंगे। इज इट क्लियर? ये है। अच्छा, अब यहां पर ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। यहां पर नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी मतलब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। डिवेंचर कौन सी लाइबिलिटी है? डिवेंचर्स नॉन करंट लाइबिलिटी है ना। लेकिन ट्रेड क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी है। ठीक है बेटा। तो यहां पर क्या आता है? अभी यहां तो यहां पर आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग, यहां आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग, और यहां आता है शॉर्ट टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग और शॉर्ट टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग नॉन करंट में आती है, और शॉर्ट टर्म बोरिंग करंट लायबिलिटी में आती है। शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड क्रेडिटर, ट्रेड पेबल, यहां आएंगे ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। हाँ बेटा, डिफर्ड पेमेंट होता है, वो पढ़ेंगे ऑनलाइन से कुछ है। डिफर्ड पेमेंट बाद में रखेंगे बेटा। हाँ मैं, ठीक है। देखिए, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। प्रोविजन भी कहाँ आता है? लायबिलिटी में। बेटा प्रोविजन दो तरह के होते हैं, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड प्रोविजन, एक होता है प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस एंड प्रोविजन फॉर लॉसेस। यहां पर सिर्फ कौन सा प्रोविजन आएगा? प्रोविजन फॉर लायबिलिटी वाले। वो लायबिलिटी वाले प्रोविजन यहाँ आते हैं, और लॉस वाले प्रोविजन यहां नहीं आते। कौन से वाले प्रोविजन आते हैं? लायबिलिटी वाले प्रोविजन आएंगे, पर लॉस वाले प्रोविजन यहां नहीं आते। जैसे कि एग्जाम्पल समझना क्या होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। देखिए,
बिजली का बिल, एमपीबी, आप जानते हैं एमपीबी क्या होता है बेटा? बिजली का बिल कब आता है अपने पास? मान लो हमारा मार्च महीना है, मार्च महीने का बिजली का बिल कब आएगा? 31 मार्च के पहले आ जाता है या बाद में आता है? 31 मार्च का बिल पैसे पहले कैसे आएगा? 31 मार्च के बिल तुमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, उसका बिल कंपनी वाले आपको 29 मार्च को कैसे दे देंगे? 31 मार्च महीने का बिल आपको कब भेजेगी एमपीबी? 31 मार्च के बाद अप्रैल में, करेक्ट? अब 31 मार्च का बिजली का खर्चा कब आएगा, पता कब पड़ेगा एक्चुअल में? कौन से मंथ में? अप्रैल मंथ में। लेकिन आप बुक कब क्लोज कर रहे हो? 31 मार्च की रात को बैठ के। तो बिजली का खर्चा मार्च महीने का कब पक्का पता पड़ेगा? एक्चुअल में बिजली का बिल कितना? इन द मंथ ऑफ अप्रैल। लेकिन वो खर्चा कब का है? मार्च का। तो अब वो तय है कि बिजली का बिल आएगा, तय है कि बिल आएगा, पर उसका अमाउंट अभी कंफर्म नहीं हुआ, अभी अमाउंट तय नहीं हुआ। तो हम उसके लिए क्या बनाएंगे? प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल। प्रोविजन फॉर, तो वो प्रोविजन कहाँ आएगा? इसमें आएगा, क्योंकि करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा। क्योंकि हाँ, यदि मान लो फेब का बिल आ चुका है, फरवरी का, कब का? फरवरी का बिल, पर आपने अभी मार्च तक पेमेंट नहीं किया, तो वो क्या है? प्रोविजन या करंट लायबिलिटी? अदर करंट लायबिलिटी। क्या है वो अदर करंट लायबिलिटी में आएगा। वो अभी उसके लिए वो तो अमाउंट कंफर्म है, बस देना बाकी है, तो वो प्रोविजन नहीं है, वो क्या है? अदर करंट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, वो है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी वो कहाँ है कि अदर, लेकिन मार्च महीने का बिल ही नहीं आया, तो उसके लिए क्या बनेगा? प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल। वो कहाँ आएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा। इज इट क्लियर? करेक्ट? तो प्रोविजन फॉर लायबिलिटी अलग चीज होती है। जैसे मैंने बताया, प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है? प्रोविजन फॉर लायबिलिटी, करेक्ट? वो है प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर लायबिलिटी। लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो प्रोविजन फॉर यहां नहीं है। वो कोई डेप्रिसिएशन इज ए लायबिलिटी? नो, डेप्रिसिएशन इज नॉट ए, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट ए लायबिलिटी प्रोविजन। वो यहां आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स इज प्रोविजन फॉर लॉस, इट्स नॉट ए फॉर ए लायबिलिटी, तो यहां आ सकता है क्या? यहां कौन से वाले प्रोविजन आएंगे? प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटी वाले आएंगे, और नहीं आएंगे। इज इट क्लियर? तो देयर इज ए शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है। अब बेटा, अब देखो, हमारे इस फॉर्मेट में मुझे टाइम लगता है समझाने में। मैं यस, यहां नहीं लिख सकते, इट इज नॉट ए लायबिलिटी। वो लायबिलिटी नहीं, तो आप इसको करंट लायबिलिटी कैसे मान सकते हो? तो हम जो असेट साइड में डेटर दिखाएंगे, उसमें से डेटर लेस प्रोविजन फॉर बेड डेट्स घटा के दिखाएंगे वहां, तो वो तो असेट से लेस होता है, वो लेस होगा असेट से, यहां नहीं आएगा। इज इट क्लियर? इस लायबिलिटी में आएगा ही नहीं। क्या प्रोविजन फॉर बेड डेट्स इज ए लायबिलिटी? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्या लायबिलिटी है? जब लायबिलिटी नहीं, तो करंट लायबिलिटी में कैसे आ सकता है? ना वो नॉन करंट लायबिलिटी है, ना करंट लायबिलिटी है, वो तो डेटर से लेस होगा या फिक्स्ड एसेट से लेस होगा। यहां आएगी ना बेटा, यहां आएगी। हम तो असेट साइड में लेंगे डेटर, तो यहां तो असेट साइड में आएगा ना वो। डेफिनेटली असेट साइड लिखेंगे तो डेटर में से प्रोविजन फॉर बेड डेट्स लेस करके लिखेंगे, तो वहां असेट्स में से लेस होगा ना प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, यहां नहीं आएगा। इज इट क्लियर? यस। अच्छा बताओ, जिसने फॉर्मेट बनाया होगा उसने शेयर होल्डर फंड पहले लिया, नॉन करंट बाद में लिया, और करंट बाद में लिया। इसके पीछे उसका दिमाग में कुछ उथल पुथल थी, या बस जो आगे से लिख दिया कि पहले कैपिटल लिख दो, फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लिख दो, फिर शॉर्ट टर्म लिख दो, या सोच समझ के बनाए? हाँ, तो लिक्विडिटी आप मतलब सोच सही रहे, पर मतलब आपका नॉलेज कुछ है, आपको कुछ बोल रहे हो लेकिन उल्टा बोल गए, बस और कुछ नहीं है। लिक्विडिटी असेट में चलती है। लिक्विडिटी वर्ड किसके लिए आता है? ये है इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंसी।
इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंसी। कौन सा फंड परमानेंट है और कौन सा टेम्पररी। बताओ कौन सा फंड जो आ गया और कंपनी के पास हमेशा हमेशा ज्यादा लंबे समय तक टिकेगा। जो फंड ज्यादा लंबे समय के लिए आया, जो ज्यादा परमानेंट है वो पहले लो, और जो कम समय के लिए फंड है वो सबसे लास्ट में लो। कौन सा फंड सबसे परमानेंट है? शेयर कैपिटल तो सबसे पहले आया। कौन सा फंड सबसे कम परमानेंट है? वो सबसे लास्ट में आया। तो ये किस सीरियल में है, किस ऑर्डर में है? इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंसी ऑफ फंड्स। जो फंड ज्यादा परमानेंट है उसको पहले लो, जो कम परमानेंट है उसको बीच में लो, और जो बहुत कम परमानेंट है जल्दी ही विद इन 6 मंथ 7 मंथ 3 मंथ चले जाएगा उसको सबसे लास्ट में लो। तो ये इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंसी है, परमानेंसी ऑफ फंड्स। हाँ, लिक्विडिटी एसेट के लिए होती है कि कौन सी एसेट लिक्विड है। फिक्स्ड एसेट अनलिक्विड नॉट लिक्विड होती है, करंट एसेट लिक्विड होती है। तो फिक्स्ड के सबसे लास्ट में लिखते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा लिक्विड है। तो वो लिक्विडिटी के लिए वर्ड, लिक्विडिटी वर्ड किसके लिए है? एसेट के लिए। यहाँ के लिए परमानेंसी। मतलब मुझे लगा कि हाँ आपको इस बारे में नॉलेज तो है कम से कम, मतलब आपने कहीं सुना तो है, पढ़ा तो है। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये शेयर के जब कंपनी वाइंड अप होती है तब हमें कैपिटल पे करनी पड़ती है, और प्रॉफिट तो पे करना कंपलसरी नहीं। प्रॉफिट शेयर होल्डर के हैं, पे करे तो पे करे, ना पे करे तो रखे रहें। तो इसको पे करने का ऑब्लिगेशन नहीं होता, इसलिए वो भी लॉन्गर पीरियड तक कंपनी के पास रह सकते हैं, इसलिए उनको शेयर होल्डर फंड में लिया गया। तो शेयर होल्डर फंड ज्यादा लंबे समय तक होता है इसलिए वो पहले लिया गया, और करंट लायबिलिटी सबसे कम समय के लिए होती है उसको सबसे लास्ट में लिया गया। इज इट ओके? तो हर चीज के पीछे लॉजिक होता है, रीजन होता है। मैं नहीं मानता कि एग्जाम में आपसे कोई पूछेगा, पर आप सोचिए आप सीए बनने जा रहे हैं, सीए ही बैलेंस शीट बनाता है और फिर आपको पता ही नहीं हो बैलेंस शीट की लॉजिक, और इससे आपका माइंड इनरिच होगा, शार्प होगा, वो आपको बाकी जगह भी मदद करेगा। और जब तक टीचर कोशिश नहीं करेगा आपका लेवल उठाने की, तब तक आपका लेवल इंप्रूव कैसे होगा? तो मैं आपको वो पढ़ा रहा हूं जो आपने पढ़ा हुआ नहीं है, जो आपको मुझे अब नई चीजें बताना चाहिए, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो आपको जानना अब जरूरी है। जो आप पढ़ चुके हैं उस पर मेरा फोकस अभी नहीं है, जो नई चीजें वो बता रहा हूं मैं आपको। अब बैलेंस शीट, बस मेरा टाइम वैसे होने जा रहा है। मेरे बाद किसकी क्लास है? टैक्स की है क्या? ब्रेक के बाद फिर रोहित सर की है, ठीक है। अब बैलेंस शीट, बस मेरे पास 2 मिनट और बचे हैं, मैं थोड़ा लेट भी आया था क्योंकि पिछले पिछले बेटा बैलेंस शीट, टाइप्स ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट 2 तरह की होती है। स्टैंडर्ड लोन और बैलेंस शीट ऑफ सिंगल कंपनी मर्ज बैलेंस शीट ऑफ विद इन सेम ग्रुप। बैलेंस शीट ऑफ सिंगल कंपनी, बैलेंस शीट ऑफ, एक तो स्टैंड अलोन मतलब इकलौती, अलोन मतलब इकलौती, और कंसोलिडेटेड मतलब कई सारी बैलेंस शीट को इकट्ठा बनाकर एक बैलेंस शीट बनती है। ये मैं बताऊंगा आपको। जैसे यस, होल्डिंग इन सब्सिडरी, आई थिंक आपको पता है क्या होती है होल्डिंग, क्या होती है। मान लो हम्म, नहीं बेटा, देखिए हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कंपनी का नाम सुना है बेटा? इतनी इसकी सब्सिडी है, जैसे ना पॉन्ड्स, लेक में दिख रहा है पॉन्ड्स, लेक में, ये सब किसकी है?
हिंदुस्तान लीवर की सब्सिडी कंपनी से इतनी सारी, कितनी सब्सिडी कंपनी है? कुल 13 सब्सिडी है इस कंपनी की। कंपनी का नाम क्या है? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इसकी कितनी सब्सिडी है? 13। तो बेटा यदि ये 13 प्लस हिंदुस्तान यूनिलीवर 14 कंपनी की बैलेंस शीट इकट्ठी बनाई जाए तो उसको क्या कहेंगे? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। और यदि सिर्फ इसकी बैलेंस शीट बनाई जाए, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड की, इसकी, तो क्या कहेंगे? स्टैंड अलोन। यदि सिर्फ एक बैलेंस शीट, इसी की बैलेंस शीट बनाओ तो वो क्या हुई? स्टैंड अलोन बैलेंस शीट। जैसे देखिए ये एक्चुअल है 2024 की। ये क्या है? देखो कंसोलिडेट क्या है ये? बताओ ये कितनी कंपनी की होगी? 14 कंपनी की बैलेंस शीट है कंबाइन। ये देखो यहां पर पहले क्या लिखा गया? असेट, क्योंकि ये कौन सी कंपनी है? बड़ी कंपनी है, गवर्न बाय इंड एस। इस पर क्या लगता है? इंड एस लगता है। तो इसने फॉर्मेट कौन सा यूज किया है? डिवीजन 1 या डिवीजन 2? डिवीजन 2 यूज किया। देखो इसकी असेट सबसे पहले आई है। तो ये तो थी कंसिडर्ड बैलेंस शीट, करेक्ट। और एक है नीचे स्टैंड अलोन, इसकी खुद की अपनी इकलौती बैलेंस शीट जिसमें कोई डेटा। ये कौन सी बैलेंस शीट है? ये कौन सी दिख रही है? स्टैंड अलोन मतलब सिर्फ एक कंपनी की खुद की बैलेंस शीट। इसको मैं आपको और आगे कल एक्सटेंड करूंगा। आज अपना टाइम खत्म हो रहा है, हो गया है। नहीं वो बैलेंस शीट थी नहीं, वो था सेगमेंट रिपोर्ट वगैरह कुछ शो थी। बैलेंस शीट नीचे दी हुई थी, बताऊं? ये देखो ये कौन सा है? वही है ना, सेट साइड, वही फॉर्मेट है। तो ये हमने अभी पढ़ाई नहीं ना। ये फॉर्मेट कौन सा है? डिवीजन 2। और हम कौन सा पढ़ रहे हैं? डिवीजन 1। तो ये तो हमने पढ़ाई नहीं ना, ये तो हम पढ़ेंगे नहीं, ये फाइनल में पढ़ेंगे आप। ये फॉर्मेट हमने कहाँ पढ़ा है? वो तो हम डिवीजन 2 वाला फॉर्मेट है जो हम पढ़ेंगे फाइनल में। और अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? डिवीजन 1, जिस पर एस एप्लीकेबल है। तो ये तो हमने पढ़ाई नहीं ना, ठीक है। तो आज तक काफी है, बाकी हम कल देखते हैं, ठीक है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। बस क्लास में जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, जितना मुझसे खुलकर बात करेंगे, मुझे उतना ही अच्छा लगता है। समझ में आया तो वैसा बोलो, नहीं आया तो वैसा भी बोलो। दूसरी बार बताऊंगा, जवाब दो। बस वो मुझे, जितने स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग होंगे मुझे उतना मजा आएगा। जैसे क्लास में अभी 2 बच्चे तो बहुत ज़्यादा दिखे पार्टिसिपेटिंग, आप और आप, ऐसा सबको होना चाहिए। कोशिश सभी करें, थोड़ा बहुत दबाव आपने भी दिया, जो भी आपको आया, लेकिन पार्टिसिपेट करें, डरे नहीं टीचर से। टीचर से क्यों डरने का? ठीक है बेटा, कल मिलेंगे। कल क्या है? संडे। फिर भी मिलेंगे, क्योंकि हमें आपको जल्दी ही उनके साथ मर्ज करना है, इसलिए हमारी क्लास संडे को भी लगेगी। वैसे ही आप थोड़ा लेट हैं, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा लेट है, तो जल्दी कवर अप करना पड़ेगा ना बेटा आपको। तो कल संडे भी आपको बुलाएंगे, ठीक है। कल संडे भी आइएगा और ऑफलाइन ही आइएगा, कोशिश कीजिएगा ऑफलाइन ही आए, ठीक। थैंक यू बेटा।